खमागणी एंड नमस्कार। मैं अनिल शर्मा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बेस करता है कुछ कुछ सट्टा मार्केट पे और कुछ मेरे पर्सनल विश्लेषण पे। देखिए, कोई चीज़ राजनीति में परमानेंट नहीं होती, एक चीज़ ये समझिएगा। और दूसरी चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये बातें आपको मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है जो मैं आज कर रहा हूं ये सारा बेस करता है कि क्या अगर बीजेपी की सीटें राजस्थान में 5 या 5 से ज्यादा कम आई तो क्या बीजेपी राजस्थान में कुछ चेंजेस होने की संभावना है। तो राजनीति वैसे ही संभावनाओं का खेल है और आज मैं इसी मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो सट्टा मार्केट है वो अभी भी अटका हुआ है 5 से और 7 सीटों के बीच में है। जबकि आप देखिए, अमित शाह जी ने जो एक इंटरव्यू दिया था, जो चाणक्य कहलाए जाते हैं बीजेपी के और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े साफ शब्दों में राजस्थान के बारे में कहा था कि राजस्थान में हमें कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ 2 सीटें भी हो सकती हैं, कुछ 10 सीटें भी हो सकती हैं। और अगर आप किसी बीजेपी की नेता से पर्सनल लेवल पे बात करेंगे वो 8-9 का फिगर बोलते हैं, और कोई बड़े नेता कांग्रेस से बात करेंगे तो वो 10 या 10 से ऊपर सीटों की बात करते हैं। मेरा खुद का आकलन भी यह है कि राजस्थान में कांग्रेस करीब 5 से 7 सीटों के आसपास आज के माहौल में लगती है। पर देखिए, अंडर करंट क्या है ये कोई नहीं जानता। अंडर करंट पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और कल जब अखिलेश यादव राहुल गांधी की जो रैली थी प्रयागराज की, उसमें जो भीड़ उमड़ी उसको देख के लगता है क्या कोई अंडर करंट है, इतनी भीड़ क्यों। अगर ऐसा कुछ है तो सीटें हो सकता है राजस्थान में भी बढ़े, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट, अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक या सट्टा मार्केट फेल हो जाते हैं। सट्टा मार्केट 5 से 7 सीटें राजस्थान में बोल रहा है और काफी टाइम से बोल रहा है इस बात में, और 8वीं सीट के लिए वो बोलता है फंसी हुई है, वो है टोंक मधुपुर। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं। अगर ऐसा हुआ तो क्या राजस्थान के बीजेपी में एक भूचाल आने की संभावना है, क्योंकि आप 2 बार से 2014 और 2019 में आपने स्कोर मेंटेन करा था, वो था 25-0। तो क्या आप हैट्रिक से दूर हैं आपके? देखिए, लगता यही है कि हैट्रिक शायद बीजेपी राजस्थान में ना लगा पाए। ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि राजस्थान में शायद हैट्रिक ना लगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नवंबर दिसंबर में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के राजस्थान में, तो बीजेपी ने 115 सीटें जीत के यहां पे अपनी सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा। अब वो पर्ची के द्वारा बने, कैसे बने, देखिए वो डिस्कशन का दूसरा पहलू है। तो क्या राजस्थान में और 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से लोग ये बात करने लगे कि यहां पे शायद हो सकता है इवन सट्टा मार्केट, इवन राजनीतिक विश्लेषक या बड़े बड़े जर्नलिस्ट या यहां के कुछ चंद लोगों से अगर आप बात करें सड़क पे चलते हुए, चंद नहीं बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों से आप बात करें, तो लोगों में एक अजीब सी धारणा है। और मैं आपको एक पॉइंट आउट कर दूं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी राजस्थान की ये कहती है कि कम से कम 3 सीटें तो जाती हुई दिख ही रही हैं, इसके ऊपर भी नंबर जा सकता है। तो शायद वो नंबर जो मैंने आपको बोला या जो सट्टा मार्केट बोल रहा है उसके आसपास भी हो सकता है, या कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। खैर, एनीवे, अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या बीजेपी में उठापटक हो सकती है राजस्थान बीजेपी में। देखिए, भजनलाल जी जो हैं, जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था पर्ची के द्वारा, पर्ची दिल्ली से आई थी, उसके बाद उनको घोषित किया गया था मुख्यमंत्री राजस्थान का, जो कि कई लोगों को उसने अचंभित करा और वो मुख्यमंत्री बने। भजनलाल जी पिछले 4 महीने में या 5 महीने में क्या अपना एक स्टेचर राजस्थान में बना पाए? पहला क्वेश्चन ये उठता है। मैं मानूंगा वो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ज्यादातर जनता को उम्मीद थी कि हमें कोई बड़ा लीडर मिलेगा, या तो वसुंधरा राजे मिलेंगी या उनके समकक्ष, जो कि राजस्थान में कोई है नहीं वैसे अगर आप देखें, पर उनसे कुछ जूनियर लेवल का कोई आदमी होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। पर बना कौन? फर्स्ट टाइम जो
एमएलए का चुनाव जीते और फर्स्ट टाइम में मुख्यमंत्री बन गए। अब इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज है, जहां से वो जीत के आए सांगानेर, जो जयपुर के सराउंडिंग एरियाज में ही है, वहां पे अब क्या आप देखें तो 10 से 11% के प्रतिशत के करीब वोट शेयर गिरा है लोकसभा चुनावों में, जो एक बड़ा नंबर है। और ये मुझे याद आता है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा था कि जिस जिस एरिया में वोटिंग परसेंटेज कम होगा, वहां के एमएलए या मिनिस्टर्स या जो भी पदाधिकारी हैं, उनके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो क्या बीजेपी भजनलाल जी के अगेंस्ट एक्शन लेने को तैयार है? ये बात मुझे बहुत ट्रबल करती है। पर मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ इस चुनाव के बाद क्या होगा। अब क्या होगा, देखिए, ये मोदी और शाह में एक बहुत बड़ी चीज है कि वो सरप्राइज एलिमेंट लेके चलते हैं। तो क्या हम सरप्राइज के लिए तैयार हैं? क्या भजनलाल जी जा सकते हैं? पता नहीं। मैं अगर आप मेरी माने तो मुझे लगता है ज्यादा चांसेस है शायद सीपी जोशी, जो प्रदेशाध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है राजस्थान में बीजेपी को, उनको शायद उस पद से हटा के किसी और को बैठाया जाएगा। इसके दो कारण मैं मेन मानता हूं, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं पहले आना चाहूंगा। सीपी जोशी क्यों? पहली बात, आप देखिए राजस्थान में जो 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सीएम, प्रदेशाध्यक्ष या प्रेसिडेंट, और तीसरी सीएस मतलब चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों किसके पास हैं? ये तीनों ब्राह्मण कम्युनिटी के पास हैं। तो एक ना एक मुझे लगता है ब्राह्मण का जाना, वो सीएस नहीं हो सकते, मेरा मानना है वो करीब करीब तय है। अब उनमें से कौन जाएगा, दो में से पहले बोल रहा हूं, पहले कौन जाएगा, मुझे लगता है उसमें ज्यादा चांसेस शायद शुरू में सीपी जोशी की होंगी, क्योंकि अब के जो राजस्थान में लग रहा है वो बड़ा टिपिकल चीज मिली है देखने को कि जाट लामबंद होके और गए हैं कांग्रेस की तरफ। तो क्या सतीश पूनिया जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका हटाना बीजेपी को महंगा पड़ा है? देखिए, लगता कुछ ऐसा ही है, शायद उसका असर पड़ा है। और जाटों ने यह देखा कि हमारा एक नेता आज राजस्थान में टॉप पोजीशन पे कांग्रेस में है। वो कौन है? वो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि जाट हैं, सीकर से आते हैं, और वो आज प्रदेशाध्यक्ष या प्रेसिडेंट हैं पीसीसी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो क्या उसने अंतर डाला? मुझे लगता है काफी कुछ उस चीज ने जाटों में अंतर डाला, क्योंकि सतीश पूनिया को हटाया गया और उसका असर बीजेपी को अब के चुनावों में देखने को मिला। तो मुझे लगता है शुरू में शायद जो गाज गिरेगी या जिनको हटाया जाएगा वो हो सकता है सीपी जोशी हो, जिसकी चांसेस मुझे ज्यादा लग सकती है, क्योंकि भजनलाल जी को और थोड़ा टाइम शायद देना पसंद करें। पर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान रखिएगा, अगर बीजेपी की सेंटर में मेजॉरिटी नहीं आती, सपोज कीजिए, और अगर मेजॉरिटी नहीं आती तो क्या होगा? तब देखिए मोदी जी की लीडरशिप पे क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। उस केस में मुझे लगता है कि भजनलाल जी का भी रहना, उस केस में, देखिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, आज हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जनता जनार्दन है। मैं कई बार बात को बोलता हूं, रिपीटेटिव साउंड करता हूंगा, पर जनता जनार्दन है, जनता को ज्यादा नॉलेज है हमारे से, जनता की पकड़ ज्यादा है। जब वो वोट डालने जाती है तो मुद्दों के बारे में भी मैं मानता हूं वो उनको नॉलेज होती है, किस मुद्दों पे हम वोट डाल रहे हैं, विकास है या कोई और मुद्दा है जिस पे डाला जा रहा है, उस मुद्दे पे वो बात करते हैं और उसी मुद्दे पे वो चुन के लाते हैं सरकार को। तो मैं मानता हूं कई बार हम भी पढ़ने में गलती करते हैं, सट्टा मार्केट भी करता है, इवन सेफोलॉजिस्ट जो एग्जिट पोल्स भी करते हैं वो भी लोग गलती करते हैं, सेफोलॉजिस्ट भी गलती करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गलती हमारे से हो सकती है। पर अगर मेजॉरिटी नहीं आती तो क्या आप लोगों का मानना यह नहीं है मोदी जी की लीडरशिप थोड़ी वीक होगी? अगर मोदी जी की लीडरशिप वीक हुई तो क्या शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे जैसे लीडर्स जो कि एक सेंटर है, पावर सेंटर है अपने अपने स्टेट्स में, क्या वो वापस से खड़े नहीं होंगे? मुझे लगता है शायद वो खड़े होंगे। उस केस में मैं देखता हूं कि फिर भजनलाल जी भी मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता में एक बात जरूर आप कॉमन पाएंगे, लोगों को का कहना
कई बार ये आता है सामने कि हमने शायद भजनलाल जी के लिए वोट नहीं दिया था बीजेपी को, हम किसी बड़े नेता को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, हम शायद वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, या अगर वो नहीं देते तो कम से कम उनके आसपास के जो स्टेचर वाले नेता हो किसी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। क्योंकि भजनलाल जी के आने से क्या हुआ है कि यहां राजस्थान में एक ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट हो गई है, ज्यादा जो काम है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ भजनलाल जी के इस टेन्योर में जो 4-5 महीने का है। और इसीलिए आप पाएंगे कि अब के ना तो संघ के लोग दिखे ना बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे ऑन द ग्राउंड। जब लोकसभा चुनाव हुए राजस्थान में 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तो मैं ही बात कर सकता हूं आपसे, क्या ये नाराजगी थी भजनलाल जी के अगेंस्ट? देखिए ये जानना बड़ा मुश्किल है, या मोदी जी के अगेंस्ट थी देखिए ये पता करना मुश्किल है, पर ये मैं मानता हूं लोग नहीं दिखे, कुछ ना कुछ नाराजगी तो जरूर होगी, मेरा ये मानना है, जो आपको जमीनी स्तर पे देखने को मिली। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? मेरा मानना है ऐसा तब हो सकता है अगर बीजेपी को सेंटर में पूरी की पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलती या मेजॉरिटी शॉर्ट रहती है। मेजॉरिटी मार्क आप लोग जानते हैं 272 है, तो क्या उस केस में शायद भजनलाल जी भी दिक्कत में आ सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर दिल्ली में मेजॉरिटी नहीं मिलती तो राजस्थान में आप मान के चलिएगा, या मैं कहूंगा एमपी भी, राजस्थान ही क्यों एमपी भी, वहां भी दिक्कत आने वाली है काफी कुछ। अगर सेंटर में लीडरशिप में कुछ चेंज होता है तो ये मैं आपको पहले भी बोल चुका। और मेरा मानना है जो बड़े स्टेट लीडर्स थे वो वापस से फोकस में आएंगे और वो वापस से सेंटर में आने की, मतलब सेंटर में, स्टेट में सेंटर में आने की कोशिश पूरी करेंगे। और पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। अभी कोई क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, मैं आपको बोल चुका हूं। मैं अपना जो बेस कर रहा हूं वो राजस्थान के अपनी रीडिंग पे और सट्टा मार्केट रीडिंग को देखते हुए बेस कर रहा हूं। तो आने वाला टाइम मैं मानता हूं राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में और उसमें क्या होगा ये देख के कई चीजें हमें बड़ा क्लियर लगेगा। अगर आप वैसे देखें, अगर मेजॉरिटी आती है बीजेपी की तो क्या होगा एक बार अपन देखते हैं। उस केस में भी मैं मानता हूं शायद सीपी जोशी को, क्योंकि राजस्थान में आप सीट लूज करोगे, ये मेरा मानना शर्तिया है। 25-0 का स्कोर मुझे मुश्किल लगता है, नामुमकिन सा लगता है। देखिए बाकी जो होना है वो तो आने वाला टाइम बताएगा, पर नामुमकिन सा लगता है। अब अगर सपोज कीजिए मेजॉरिटी आ जाती है तो क्या होगा भजनलाल जी के साथ? मेरा मानना है 2025 में लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनाव राजस्थान में ड्यू है शायद। अगर उस टाइम पे भी रिजल्ट गड़बड़ आए तो शायद भजनलाल जी के ऊपर गाज गिर सकती है। इसमें मैं मानता हूं उसकी संभावना भी बनती है अगर आप देखें तो। और यही मुझे लगता है राजस्थान में शायद आगे की राजनीति खास तौर से बीजेपी में शायद पे ही टिकी हुई है। शायद ये शायद वो, देखना होगा आगे क्या होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। मैं मानता हूं आने वाले दिन 4 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए भी और खास तौर से हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए भी, जहां लोग ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा बीजेपी के अंदर, क्या बीजेपी एकजुट रह पाएगी 4 तारीख के बाद अगर रिजल्ट में कुछ अंतर आता है तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, और आप लोगों के पास जल्द आता हूं और वीडियोस लेके आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।